गुड मॉर्निंग दीपिका। गुड मॉर्निंग प्रीति। तो देखिए टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रीति नेगी और आपके साथ मैं हूँ दीपिका। तो रोज की तरह हाजिर है हम फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर और देखिए आज हमारी लोकेशन है नोएडा स्टेडियम। जी हाँ, तो हम भी तैयार हैं, आप लोग भी तैयार हो जाइए, सेहत बनाइए और साथ ही खबरों का ख्याल रखने के लिए मैं और प्रीति यहाँ पर मौजूद हैं। अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया में राजनीति से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स और खेल जगत की खबरें, हर खबर आप तक पहुँचाएंगे। आज का महीना खत्म होने वाला है और कई जगहों पर परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, तो कई जगहों पर परीक्षाएं अभी भी बाकी हैं। इंतजार है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के रिजल्ट आने का। बिल्कुल देखिए, और बात हम पहले मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में दरअसल परीक्षाएं हुई, लेकिन जो नजारा था उसको देखकर हर कोई दंग रह गया। एग्जाम हो रहे थे, स्टूडेंट मौजूद थे और सोचे कि वहाँ पर टीचर भी मौजूद था, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे वो साथ बैठकर एग्जाम दे रहे थे। ऐसे कैसे हुआ, बस रिपोर्ट में देखिए आप। न कोई कतार, न कोई टीचर का डर, परीक्षा में धड़ल्ले से चल रही है नकल। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की हैं, जहां बोर्ड परीक्षा में नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 5वीं और 8वीं की परीक्षा चल रही है और छात्रों को सामूहिक नकल करवाई जा रही है। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई तो ऊपर से नीचे तक हड़कंप मच गया। शिक्षक छात्रों को खुलेआम नकल कराते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहा है। यदि ऐसा वहाँ पर नकल कराई जा रही है तो हम उनको एक्शन लेंगे, कड़ा से कड़ी। शिक्षक खुद कॉपी लिखवा रहे हैं? नहीं, जैसे ही पता चलता है कौन शिक्षक उसमें कॉपियाँ लिखवा रहा है, इन्वॉल्व है, तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। वैसे तो नकल को रोकने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से कई इंतजाम किए गए हैं। उड़ान दस्ते भी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन नकल की इन वायरल तस्वीरों ने शिक्षा विभाग के तमाम दावों की हवा निकाल दी है। ऐसे में ये देखना होगा कि दोषियों पर कार्रवाई कब होती है। तो देखिए, छात्रों को नकल कराकर टीचर्स अपना रिकॉर्ड तो सुधार लेते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य खराब कर देते हैं। जरा सोचिए कि अगर साल भर इन्हीं टीचर्स ने स्टूडेंट को पढ़ाने में मेहनत की होती तो आज इन बच्चों का भविष्य काफी उज्जवल होता। सही कह रहे हैं आप। और जिस तरीके से भारत में भी हर कोई यही चाहता है, हमारे देश में यही चाहता है कि पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन गुरुग्राम में एक अच्छी नौकरी, अच्छी कुर्सी के लिए किसी की जान पर बान आई। जी हाँ, एक मनपसंद सीट न मिलने पर किस तरीके से दोस्त ने सहकर्मी पर भी गोली चला दी, गुरुग्राम की ये घटना इस रिपोर्ट में। ऑफिस में मनपसंद सीट नहीं मिली तो इतना गुस्सा आया कि साथी को गोली मार दी। वारदात गुरुग्राम की है। पैसाबाजार.com में काम करने वाले आरोपी ने अपने दोस्त को ही गोली मार दी। गुरुग्राम के सेक्टर 40 में कंपनी में काम करने के लिए आरोपी मनपसंद कुर्सी चाहता था। पीड़ित विशाल ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद पीड़ित ऑफिस से नीचे उतरा और घात लगाए बैठे आरोपी ने उसे सड़क पर गोली मार दी। युवक को गोली मारी है। मौके पे पहुंच के उसकी वेरीफाई किया गया तो किसी ने, अज्ञात व्यक्ति ने जो है ना, एक 22 साल का लड़का विशाल का, जो सेक्टर 9 का गुड़गांव का रहने वाला है, उसको किसी ने गोली मार दी है। जो पैसा बाजार में काम करता था, आर्टेमिस हॉस्पिटल में अभी उसको इलाज चल रहा है। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। डॉग स्क्वाड की मदद से भी सबूत जुटाए गए। पीड़ित को पिस्टल से गोली मारी गई है। आरोपी को कंपनी ने तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। पीड़ित युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। हालांकि आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। तो गुरुग्राम की ये घटना आपने देखी और किस तरीके से महज एक कुर्सी के लिए एक युवक की जान लेने पर आमादा हो गए। इसीलिए कहते हैं कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा योग करें। और इधर प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में समाजवादी विधायक ने आरोप लगाया कि उनके गाड़ी पर बम फेंके गए हैं। दरअसल पूजा पाल के भाई का ये कहना है और पूजा पाल का ये कहना है कि उनकी भाई की गाड़ी पर बम फेंके गए हैं। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। क्या है पूरी हकीकत, इस रिपोर्ट में देखिए आप। अतीक अहमद को सजा हुई और उसे साबरमती जेल भेज दिया गया, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने आरोप लगाया कि उनके भाई को जान से मारने की कोशिश की गई। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने दावा किया कि उनके भाई राहुल पाल की गाड़ी पर 2 बार बम फेंका गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद
और उसके भाई अशरफ पर है। पूजा पाल ने दावा किया कि प्रीतम नगर में फल की दुकान के बाहर बम फेंका गया, जबकि नीवा इलाके में भी बदमाशों ने कार पर बम फेंका। पूजा पाल ने बड़ी साजिश की आशंका जताई। धूमनगंज थाने में तहरीर दी और पुलिस ने शक के आधार पर एक शख्स को हिरासत में भी ले लिया। तुरंत एक्टिव हुई पुलिस ने तेजी से मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और पता लगा कि जिसे विधायक बम बता रही थी वो पटाखा था। तस्वीरों में एक शख्स पटाखा जलाते हुए भी कैद हुआ। राहुल पाल जो कि उमरपुर नीवा के निवासी हैं, उनके द्वारा दी गई थी कि उनके ऊपर बम से कोई हमला हुआ है। तो इसमें तत्काल जो लोकल पुलिस है और एसीपी मौके पे गए थे और वहाँ पे जो आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियोस को दिखाया है। तो इसमें जो अभी तक की जो जांच हुई है उसमें ये तथ्य आए हैं कि 2 लड़के थे, उन्होंने वहाँ चौराहे पे पटाखे वो छुड़ा रहे थे। पुलिस का कहना है कि बम फेंके जाने की वारदात हुई ही नहीं। हालांकि पुलिस ये पता लगा रही है कि लड़के पटाखे क्यों चला रहे थे। दरअसल पूजा पाल राजू पाल की पत्नी है, जिनकी हत्या का आरोप दरअसल अतीक अहमद पर लगा था और विधायक पूजा पाल के भाई ने भी साजिश की आशंका जताई थी। जी हाँ, लेकिन हालांकि अतीक अहमद को अब सजा हो चुकी है, वो साबरमती जेल पहुंच चुके हैं। अब उन्हें जेल के कपड़े पहनने पड़ेंगे, कैदियों के बीच रहना होगा और साथ ही जेल के अंदर कैदियों वाला काम भी करना होगा। रिपोर्ट देखिए। माफिया अतीक अहमद वापस गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार शाम अहमदाबाद लेकर पहुंची। 17 साल पुराने मामले में अदालत ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं दोबारा साबरमती जेल पहुंचे अतीक अहमद को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। कोर्ट से सजा होने के बाद अब जेल मैनुअल के मुताबिक अतीक को कैदी की तरह रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, माफिया अतीक अहमद को जेल में कैदी की वर्दी भी पहननी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद कैदी को 1 नंबर से जाना जाता है, लिहाजा जेल में अतीक को भी 1 नंबर से जाना जाएगा। अतीक को साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। इसके अलावा सजा काटने के दौरान माफिया अतीक को जेल में काम भी करना पड़ेगा। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को काम के बदले मेहनताना भी दिया जाता है। जेल में काम करके कैदी जो पैसे कमाते हैं उसके लिए खाता खोला जाता है और पैसे उस खाते में जमा होते हैं। अतीक अहमद जून 2019 से साबरमती जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अतीक अहमद के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो यूपी पुलिस की टीम ने तो अतीक अहमद को साबरमती जेल में सुरक्षित शिफ्ट कर दिया है। हालांकि खबर ये भी मिल रही है प्रीति की उमेश पाल हत्याकांड केस में अतीक अहमद की जो रिमांड है वो यूपी एटीएस की टीम डिमांड कर सकती है। और देखिए, अगर हम इधर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में किस तरीके से इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनकी बेगम पर पाकिस्तान की संसद में खूब अटैक हो रहे हैं, उनको खूब बुरा बुरा कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, चेक गणराज्य में किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है दुनिया में, सिर्फ 2 मिनट में देखिए आप। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इस बार उन्हें ये वारंट महिला न्यायाधीश को दी गई धमकी से जुड़े मामले में जारी किया गया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो इमरान को 18 अप्रैल को अदालत में पेश करें। बता दें कि इमरान के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून की कई धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री राना तनवीर की जुबान एक बार फिर बेलगाम हुई है। इस बार उसने संसद में बदजुबानी की है। राना तनवीर ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गाली दी। क्या तुमने दरवाजा तोड़ा? तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है। वो इकरामुल्लाह न्याजी साहब के पास हो, उसने कहा कि ये बेटा आपका आ रहा है। कहता जी हाँ, कहने को तो मेरा बेटा लेकिन है। ये उनके लफ्ज थे। ये तस्वीरें निकारागुआ की हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में सजी धजी घोड़े गाड़ी और बैलगाड़ी उस तीर्थ यात्रा पर निकली हैं, जिसको लेकर काफी विवाद हो चुका है। हम बात कर रहे हैं पोपोयुपा मंदिर की यात्रा की, जो कि सरकार की ओर से अधिकृत कुछ धार्मिक जुलूसों में से एक है। बता दें कि 2018 में इसको लेकर निकारागुआ में हिंसक प्रदर्शन तक हुए थे और कैथोलिक चर्च के साथ इसका संबंध टूट गया था। इन दिनों यूरोप में फैली पेंशन की आग अब प्राग तक पहुंच गई है।
ये तस्वीरें चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग की हैं, जहां पेंशन प्रणाली में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें चेक श्रमिक संघों को विपक्षी दल भी सपोर्ट कर रहे हैं। बता दें कि चेक रिपब्लिक में रिटायरमेंट की उम्र 64 साल है, जिसे बढ़ाकर सरकार 68 साल करना चाहती है। लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद अब सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है। अपनी पहली विदेश यात्रा पर क्वीन कैमिला के साथ ब्रिटिश किंग चार्ल्स तृतीय जर्मनी पहुंचे, जहां बर्लिन हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद किंग चार्ल्स पाकिस्तान में किस तरीके से इमरान खान की पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। दरअसल लाहौर प्रांत में चुनाव है और चुनाव से पहले इमरान खान ने भी तैयारी पूरी कर ली है। और जी हाँ, पाकिस्तान से सटे भारत के प्रांत में भी, पंजाब में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि अमृतपाल की तलाशी अभी भी जारी है। अमृतपाल का कोई सुराग नहीं लग पाया, लेकिन पुलिस हर तरफ छानबीन करने में जुटी हुई है। और इस बीच अमृतपाल का एक नया वीडियो भी सामने आया, आप भी देखिए। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस खाक छान रही है। पंजाब से दिल्ली और देहरादून से नेपाल तक दौड़ रही है, लेकिन अमृतपाल की तलाश अब तक तलाशी बनी हुई है। पंजाब के होशियारपुर में अलर्ट घोषित है। अमृतपाल के होशियारपुर में होने की आशंका है। आशंका है कि होशियारपुर से अमृतपाल पाकिस्तान भाग सकता है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा के अलर्ट में भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। इधर अमृतपाल ने नया वीडियो जारी कर पंजाब पुलिस की फजीहत और बढ़ा दी है। जे फड़ो फड़ाई कीती गए नौजवान असीं छडाउने आ, ਜਿਹੜਾ हुकूमत ने धक्का कीता है प्रधानमंत्री बाजे के वर्गे सधारण सिखां दे उत्ते, क्योंकि उन्हें खंडे बाटे की पॉलिश की सिर्फ इस करके उन्होंने NSA ला के असाम भेजा। मेरे होर संगियां साथियों को असाम भेजा गया, होरनां नूं फड़ के जेलों च तुनिया गया। सो इस करके इस तरह जुल्म है, ये सानूं पता तो है भी जिस मार्ग ते असीं तुरे हां उत्थे सारा कुछ सानूं सहना पैना। इधर अमृतसर में हरमिंदर साहिब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे शहर में अलर्ट घोषित किया गया है। पंजाब पुलिस शहर में फ्लैग मार्च कर रही है। यहाँ पे पुलिस का तांता लगा हुआ था, अटकलें लगाई जा रही थी, किसी भी वक्त अमृतपाल यहाँ पे अकाल तख्त के सामने आके सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन नए वीडियो के अनुसार अब लगता है कि अमृतपाल ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे, क्योंकि नए वीडियो में वो एक तो मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप सड़कों पर उमड़ पड़िए। दूसरी ओर वो सरकार को एक ऑपरेशन की तरह प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, जो उनके इमेज को धक्का लगा हुआ है जब से वो पिछले 12 दिन से एब्सकॉन्डिंग है, उस अपनी इमेज को सुधारने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे कहा जाता है कि ये वीडियो जो है एक फेस सेवर भी है। कहा जा रहा है कि अमृतपाल अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो जत्थेबंदियों से भी समर्थन मांग रहा है। तो देखिए, अमृतपाल के खिलाफ तो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। खालिस्तान की मांग करने वाला अमृतपाल अब भगौड़ा घोषित हो चुका है। पंजाब को सुलगाने वाला अब खुद छुपा छुपा फिर रहा है। और बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान से अपडेट है वो ये कि राजस्थान में लोगों की जान लेने के आरोपी जो थे उससे कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया। जयपुर ब्लास्ट केस में दरअसल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, और क्या कुछ है पूरा अपडेट उस रिपोर्ट में देखिए आप। जयपुर में 2008 में हुए सीरियल बम धमाका केस में बड़ा फैसला आया। राजस्थान हाईकोर्ट से आए इस फैसले के बाद राजनीति शुरू हो गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने आरोपी सैफुर रहमान और सरवर आजमी को बरी कर दिया। चौथे आरोपी सलमान का मामला हाईकोर्ट ने किशोर बोर्ड को भेज दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं है और जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने एटीएस की एंटायर थ्योरी को गलत माना और इसी वजह से उनको बरी किया। एंटायर थ्योरी, एटीएस की एंटायर थ्योरी ये थी कि उनको 13 सितंबर 2008 के अंदर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिया एक बाटला एनकाउंटर हाउस में एक मोहम्मद सैफ नाम के मुलजिम से, जो इस केस में इसको मुलजिम बनाया। तो जयपुर में तो इंसिडेंट 13 मई 2008 को हो गया था। जयपुर बम धमाकों में 63 लोगों की मौत हुई थी। सेशंस कोर्ट ने 4 साल पहले एक आरोपी को फांसी और जबकि 3 को उम्र कैद की सजा दी थी, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने पलट दिया। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि राजस्थान सरकार के दबाव में मामले की जांच ठीक तरह नहीं की गई। न्यायालय ने जिस तरीके से कहा है कि इसमें
पैरवी ठीक तरीके से नहीं हुई, सबूत ठीक तरीके से नहीं आए, जांच का जो पक्ष है वो शंका पैदा करता है। ऐसे में इस तरीके के संगीन मामले में सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही ये संदेह पैदा करती है। इधर मालेगांव धमाका केस में कोर्ट में सुनवाई हुई। इस केस में पुलिस का 31वां गवाह भी पलट गया। गवाह ने कोर्ट में कहा कि उसे टॉर्चर कर जबरन बयान दिलाया गया था। इस केस में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर आरोप थे। हालांकि इस मामले पर राजनीति नहीं हो रही है। तो देखिए, एक दौर था जब भारत में आतंकवाद चरम पर था। मुझे याद है 2008 की वो बात है जब देश के कई शहरों में ब्लास्ट हुए थे, लेकिन अब हिंदुस्तान की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। जी हाँ, हमारी सेना इन आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखा रही है कि कोई भी दुश्मन देश कभी भी भारत के खिलाफ आंख उठाकर देख नहीं पाएगा। नई तकनीक के सहारे भारतीय सेना किस तरीके से आतंकवादियों का सफाया कर रही है, आप भी देखिए। पुणे के ऑन द मिलिट्री बेस पर इंडिया अफ्रीका वॉर एक्सरसाइज का समापन हुआ। इस युद्धाभ्यास में तकनीक के सहारे युद्ध लड़ने पर फोकस किया गया। आतंकवादियों से निपटने में ड्रोन की मदद ली गई। ड्रोन के जरिए जवानों को पहले ही चेतावनी दी गई, जिसके बलबूते जवानों ने आतंकियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। पहले ड्रोन के जरिए हालात का जायजा लिया गया और फिर सब कुछ सुरक्षित महसूस होने पर हेलीकॉप्टर को जवानों के साथ रवाना किया गया। जवानों ने हेलीकॉप्टर से उतरते ही मोर्चा संभाला और चंद पलों में ही आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया। आधुनिक रोबोट और रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के जरिए भी आतंकियों का सफाया करने की ड्रिल की गई। विस्फोटक भरे बैग को रोबोट के जरिए खोला गया और रोबोट के जरिए ही दूर बैठकर विस्फोटकों को निष्क्रिय किया गया। इस युद्धाभ्यास को जिसने भी देखा, जवानों का दमखम देख उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। भारतीय सेना के जवानों ने अफ्रीका के 20 देशों के सैनिकों को आतंकवाद से निपटने के गुर सिखाए। साथ ही आधुनिक युद्ध में तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी भी अफ्रीकी देशों के अधिकारियों के साथ साझा की। इंडिया अफ्रीका आर्मी चीफ्स कॉन्क्लेव जो कि भारत में पहली बार हुआ, हम फिलहाल औंध मिलिट्री स्टेशन में खड़े हैं और इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेक्स्ट 2023 अभी खत्म हुआ है। आप देख सकते हैं भारतीय नौजवानों को जो कि जोश से संपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, भारत और अफ्रीका के 25 से ज्यादा देशों के नौजवान इस जॉइंट एक्सरसाइज में शामिल हुए। तो इन आतंकवादियों का सफाया तो हमारे देश की सेना बखूबी कर लेगी, लेकिन कोविड जो इन दिनों बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि आपने यहाँ पर कोविड का जिक्र किया है, तो जो नया वेरिएंट है ना कोरोना का, वो काफी डराने वाला है। लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली बात ये कि तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है, तेजी के साथ फैल रहा है। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको अभी से अलर्ट रहना होगा। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कोरोना के नए XBB वेरिएंट की दहशत बढ़ती ही जा रही है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2151 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 12,000 के करीब पहुंच गई है। बुधवार को नए मामलों में 18% की बढ़ोतरी हुई। भारत के 4 राज्यों में कोरोना के 300 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कई दूसरे राज्यों में भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 483 नए मामले मिले हैं। दिल्ली में कोरोना के 300 नए केस दर्ज किए गए हैं। केरल में 332 नए मरीज मिले हैं, जबकि गुजरात में भी कोरोना के 316 नए केस सामने आए हैं। 5 महीने बाद भारत में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 12,000 के करीब पहुंचा है। नवंबर 2022 के बाद अब कोरोना के मामले देश में सबसे ज्यादा हैं। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन युद्ध की हमने जब यहाँ पर बात की तो आपको बता दें कि आज दिल्ली में पोस्टर युद्ध होने की भी आशंका है। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया, तो वहीं ममता बनर्जी ने रामनवमी पर विवादित बयान दिया है। और देश में क्या कुछ चल रहा है 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। बीजेपी और आप के बीच चल रहे पोस्टर वार को लेकर आज घमासान तय है। वजह है आम आदमी पार्टी का वो ऐलान जिसके तहत पीएम मोदी के खिलाफ आज पूरे भारत में पोस्टर लगाए जाने हैं। आपके इस अभियान का नारा है मोदी हटाओ देश बचाओ, जिसे 11 भाषाओं में छापा गया है।
बता दें कि दिल्ली से शुरू हुई लड़ाई में पहले पीएम मोदी के खिलाफ विवादित पोस्टर लगी, फिर बीजेपी की ओर से सीएम केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। आज रामनवमी है, पूरा देश इसके जश्न में डूबा है, जबकि कोलकाता में सीएम ममता ने रामनवमी को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर रोक लगाने से इनकार तो कर दिया, लेकिन साफ कर दिया कि अगर किसी मुस्लिम के घर पर हमला हुआ तो वो छोड़ेंगी नहीं। दरअसल ममता बनर्जी रामनवमी के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही थी। यही वजह है कि उनके मंच पर वॉशिंग मशीन लगा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है और इस बवाल के बीच सीएम शिवराज सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सबसे असफल, सबसे कमजोर, गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अहंकारी नेता। जल्द बदलेगी मुंबा देवी मंदिर की तस्वीर। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम शिंदे आज सुबह 11:30 बजे मंदिर जाकर न सिर्फ दर्शन करने वाले हैं, बल्कि बीएमसी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के साथ मंदिर के विकास पर बैठक भी करने वाले हैं। बता दें कि काशी और उज्जैन में बने कॉरिडोर की तरह मुंबा देवी मंदिर परिसर का भी विकास किया जाना है और इसीलिए सीएम का ये दौरा बेहद अहम हो गया है। हेलमेट नहीं पहनने वालों सावधान, सिर्फ चालान नहीं कटेगा बल्कि जान भी जा सकती है। जी हां, ये हुआ है बिहार के जहानाबाद में। जी हां, बिना हेलमेट बाइक चला रहा एक युवक जब पुलिस चेकिंग देखकर भागा तो एएसआई ने उसका पीछा किया और गोली मार दी। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं गोली मारने वाले एएसआई मुमताज अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चेकिंग कर रही टीम को सस्पेंड कर दिया है। दीदी, पहले तो ममता बनर्जी रामनवमी के मौके पर किस तरीके से जुलूस निकालने वालों पर ही रोक लगा देती थी, लेकिन अब किस तरीके से सनातनियों को टारगेट वो कर रही हैं और जो लोग जुलूस निकालते हैं रामनवमी के अवसर पर उन्हीं को वो बता रही हैं कि वही लोग हिंसा करते हैं। और देखिए दीपिका, किस तरीके से रामनवमी पर रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल दिल्ली विधानसभा में राजेंद्र पाल गौतम ने रामचरितमानस पर एक बार फिर से विवादित टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद अब बीजेपी और संत समाज हमलावर है। रिपोर्ट देखिए आप। रामचरितमानस का अपमान बिहार और यूपी से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया। पिछले दिनों ही हिंदू धर्म छोड़ चुके दिल्ली के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने विधानसभा में रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की और उन्होंने रामचरितमानस के बहिष्कार की अपील की। वो ग्रंथ कहता है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और ऐसे ग्रंथ की पूजा करना, इसमें महिलाओं का उत्पीड़न की बात हो, जिसमें इंसान को इंसान ना मानने की बात हो, ऐसे सभी प्रकार के ग्रंथों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। रामचरितमानस के अपमान पर दिल्ली विधानसभा में बैठे किसी नेता ने गौतम को टोकना भी मुनासिब नहीं समझा। हालांकि बीजेपी ने अब गौतम पर हमला बोला है और कहा है कि वोट के लिए हो रही नौटंकी को जनता माफ नहीं करेगी। हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर के कैसे अपमानजनक टिप्पणियां कर सकता है, क्योंकि इससे एक खास वर्ग का वोट बैंक उनको मिलेगा, उसका तुष्टीकरण हो सकेगा। लेकिन ऐसे लोग शायद चुनाव परिणामों से सबक नहीं सीखते हैं कि अब चुनाव परिणाम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर चल रहे। इधर धर्म गुरुओं ने भी राजेंद्र पाल गौतम को चेतावनी दी है और कहा है कि जो धर्म का ही नहीं हो वो सनातनियों को धर्म का ज्ञान भी न दे। राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, ये अपने आप को स्वयं को ग्रंथों से ऊपर ना समझे और उस पर ग्रंथों पर टीका टिप्पणी करने वाले लायक वो योग्य नहीं है। यूपी में समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस पर विवादित बयान देते रहे हैं और अखिलेश भी उनका समर्थन करते रहे हैं। अब गौतम के बयान पर केजरीवाल की चुप्पी भी सवाल उठा रही है। सबसे पहले आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र के संभाजी नगर से बड़ी खबर मिल रही है। संभाजी नगर के किराटपुरा में हिंसक झड़प हुई है, 2 गुटों में पथराव हुआ है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस वैन में भी उपद्रवियों ने आग लगा दी है। भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो वहीं पुलिस ने कहा है कि अब स्थिति शांतिपूर्ण है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से मिल रही है, जहां पर किराटपुरा में हिंसक झड़प हुई है, 2 गुटों में पथराव हुआ और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। चालू करें। सीपी साहब किधर है? रात 12:30 बजे के करीब कुछ नौजवान लड़कों के बीच
छोटी सी अनबन को लेकर बड़ी संख्या में कुछ समाज कंटक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे किराड़पुरा में, और यहाँ उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है। कुछ पुलिस के वाहन भी उन्होंने जलाए हैं, कुछ प्राइवेट वाहन जलाए हैं। पुलिस ने इन सभी लोगों को बल का इस्तेमाल करके उनको यहाँ से निकाल दिया है। तो अभी यहाँ पूरी शांतता है। और आज दिन भर जो रामनवमी के निमित्त कार्यक्रम होने वाले हैं, उन सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप शांति से उत्साह के साथ अपना कार्यक्रम सेलिब्रेट करिए। तो प्रीति ने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई। रुक करेंगे आज की एक और अहम खबर का। जी हाँ, रामनवमी का अवसर है और ऐसे में अयोध्या को भव्य तरीके से खूबसूरती के साथ सजाया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि दुनिया भर से 25 लाख श्रद्धालु आज अयोध्या नगरी पहुंचेंगे। रिपोर्ट देखिए। पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य जन्म महोत्सव के लिए उनकी जन्मभूमि अयोध्या सज चुकी है। राम भक्त अपने परम श्रद्धेय भगवान श्री राम का जन्म दिवस मनाने के लिए अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं। आज श्री राम के पिता राजा दशरथ के ननिहाल चंद्रपुर से अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए सागौन की लकड़ी अयोध्या के लिए रवाना हुई। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर की, बल्लारपुर शहर की। इसी यहीं के डेपो से ये जो लकड़ियां हैं उन्हें चुना गया, जो ये लकड़ियां जो भगवान श्री राम के मंदिर की शोभा बढ़ाएंगी। रामनवमी को राम का धाम अयोध्या मंत्रोच्चार भजन कीर्तन से गूंज उठेगा। अयोध्या के सभी मंदिरों में विधिवत भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अब की बार की रामनवमी भगवान श्री राम के अस्थायी मंदिर में मनाई जाने वाली आखिरी रामनवमी होगी। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव अस्थायी मंदिर में मनाया जा रहा है। उसको यह सोच करके कि इसके बाद जो रामनवमी का ये राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा वो विराजमान भव्य दिव्य मंदिर में होगा, जिससे कि यह एक यादगार रहे सभी को कि अस्थायी मंदिर में भी इस प्रकार का रामलला का उत्सव मनाया गया था, उसी रूप से मनाया जा रहा है। भगवान राम के जन्मोत्सव की शुरुआत ठीक दोपहर 12 बजे मंगल गान के साथ शुरू हो जाएगा और अस्थायी राम मंदिर समेत श्री राम के अयोध्या के 10,000 मंदिरों से मंगल गीत गूंज उठेंगे। दुनिया भर के भक्तों के साथ राम जन्मभूमि अयोध्या पूरी तरह से हाउसफुल हो चुकी है। 25 लाख से ज्यादा भक्त इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं और अपने श्रद्धेय श्री राम का जन्मदिन मनाने राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंचे हुए हैं। का अभिषेक अस्थायी मंदिर में क्या जा रहा है? तेजी के साथ राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, काम चल रहा है और अब जल्द भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए, श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए जो हेलीकॉप्टर की सेवा है उसकी भी शुरुआत आज से होने जा रही है और हर हिंदुओं को यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के लिए बेशकीमती सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर से अयोध्या भेजी जा रही है। पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस खास किस्म की सागौन की लकड़ी को अयोध्या रवाना किया गया। इस दौरान बीजेपी के बड़े नेता और रामायण के राम अरुण गोविल समेत तमाम किरदार भी मौजूद रहे। ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे इस पूजन में, काष्ठ पूजन में आने का अवसर मिला। राम मंदिर, ये जैसा मुझे पता लगा कि ये जो लकड़ी जा रही है इससे दरवाज़ा मंदिर का बनेगा, तो आप सोचिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है ये इस एरिया की ओर से और महाराष्ट्र की ओर से इस राम मंदिर के लिए। मैं ये कहूँगा ये उत्सव नहीं था, महोत्सव था, बहुत बड़ा उत्सव था। और जिन लोगों ने इसमें भाग लिया उनके चेहरों पर इतनी श्रद्धा थी, इतनी आस्था थी और इतना उत्साह था भगवान राम के प्रति कि वो उसे देखकर मन को बहुत अच्छा लगा। लकड़ियां जा रही हैं अयोध्या में दरवाजे बनने के लिए, उनका हमने पूजन किया, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये भगवान ने मौका दिया है। सौभाग्यशाली हूँ कि ये मंदिर हमें देखने मिलेगा और इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हम हिस्सा बनेंगे। वहीं अयोध्या में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है।
दर्शनार्थी इस सेवा के जरिए अयोध्या का भ्रमण कर सकेंगे। तो देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो है वो काफी तेजी से चल रहा है और श्रद्धालुओं को बहुत जल्द जनवरी के महीने से यानी कि अगले साल से वो मंदिर के अंदर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और देखिए, इधर भगवान कृष्ण के दर्शन भी भव्य मंदिर में कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। मथुरा कोर्ट ने ईदगाह के अमीन सर्वे को मंजूरी दे दी। हालांकि हिंदू संगठन इसे एक अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में बुधवार को मथुरा सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने अमीन सर्वे के अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने 17 अप्रैल तक अमीन सर्वे कराकर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने भगवान बालकृष्ण बनाम इंतजामिया कमेटी के नाम से कोर्ट में वाद दायर किया था। बुधवार को सिविल सीनियर जज डिवीजन नीरज गौड़ की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 8 दिसंबर 2022 को ईदगाह परिसर में अमीन सर्वे कराए जाने की मांग की थी। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि औरंगजेब ने ठाकुर केशव राव के मंदिर को तोड़कर ईदगाह का निर्माण करवाया था। याचिका में हिंदू सेना ने 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौते को चुनौती दी थी। अधिवक्ता शैलेश दुबे के मुताबिक अदालत के सामने 8 दिसंबर को कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था। उसी दिन कोर्ट ने केस दर्ज कर लिया था। इस मामले में कोर्ट ने अमीन से विवादित स्थल का सर्वे मानचित्र के साथ कराने का आदेश दिया था। हालांकि इस पर सुन्नी सेंट्रल बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी ने कोर्ट में ऑब्जेक्शन दाखिल किया था और रूल 11 के तहत दावे की पोषणीयता पर सुनवाई की मांग की थी, जिसे मानते हुए कोर्ट ने 7 रूल 11 पर सुनवाई के आदेश जारी किए थे। तो देखिए, हिंदू संगठन ईदगाह के सर्वे पर आए फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं और इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं और अब हिंदू संगठनों में काफी खुशी है। जी हाँ, खुशखबरी तो देखिए कूनो नेशनल पार्क से भी सामने आई है, जहाँ पर एक मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है, जिसके बाद से पूरे जंगल में खुशियां मनाई जा रही हैं। आप भी देखिए। अफ्रीका से भारत लाए गए चीतों के परिवार में 4 नए सदस्यों की एंट्री हुई है। नामीबिया से लाई गई मादा चीता सियाया ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अमृतकाल के दौरान हमारी वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में 17 सितंबर 2022 को भारत लाए गए चीतों में से एक ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। उन्होंने इस कामयाबी के लिए चीता प्रोजेक्ट टीम को भी बधाई दी है। वहीं पीएम ने ट्वीट का जवाब देते हुए इसे वंडरफुल न्यूज कहा है। बता दें कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। इनमें 3 नर और 5 मादा शामिल थे। 22 जनवरी को इनमें से एक मादा चीता साशा की मौत हो गई थी। उसे किडनी की बीमारी थी। 30 फरवरी को साउथ अफ्रीका से चीतों की दूसरी खेप लाई गई थी, जिसमें 12 चीते शामिल थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शावकों के जन्म पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और सफल प्रयासों से भारत में चीतों की सुखद वापसी हुई है। मध्य प्रदेश चीता स्टेट बना है। कूनो नेशनल पार्क में 4 नए शावकों के जन्म से हम समस्त मध्य प्रदेश वासी हर्षित एवं आनंदित हैं। तो कूनो के जंगल से तो बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है, लेकिन अच्छी खबर खेल जगत वालों के लिए भी है। आईपीएल से आ रही है। जी हाँ, कल से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है और देखिए, रोहित शर्मा जमकर आईपीएल के लिए पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं मेसी अपने 100वें गोल पर काफी जश्न मना रहे हैं। वो काफी खुश हैं। और क्या कुछ है खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरें, बस 2 मिनट में देखिए आप। लियोनेल मेसी इन दिनों बुलंदियों पर हैं। वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपने 100 गोल भी पूरे कर लिए हैं और विश्व कप जीतने के साथ साथ 100 गोल पूरे करने वाले मेसी दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। बता दें कि ये इतिहास उन्होंने क्यूरासाओ के खिलाफ खेले गए इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में रचा। जब उन्होंने गोल की हैट्रिक लगाई तो अंतर्राष्ट्रीय मैच में उनके 100 गोल भी पूरे हो गए। देखिए इस वीडियो को। यह है महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, जिसका अनावरण फीफा की ओर से ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया, जिसमें ब्राजील के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी फॉर्मिगा एलाइन पेलेग्रिनो
और ब्राजील के महिला राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच पिया संदगे भी शामिल हुईं। बता दें कि विश्व कप ट्रॉफी का दौरा 25 फरवरी को जापान में शुरू हुआ था, जो कि सभी 32 पार्टिसिपेंट देशों से होकर गुजरेगा। आईपीएल 2023 का मंच सज चुका है। पहले मैच के लिए गुजरात और चेन्नई की टीमें तैयार हैं। जी हां, कल से ही दुनिया के सबसे बड़े यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। इसके साथ ही आईपीएल में करीब 3 साल बाद होम और अवे फॉर्मेट वापस आ रहा है। बता दें कि पहले मैच में हार्दिक पांड्या की टीम की भिड़ंत धोनी की सेना से है। आईपीएल का ये रोमांच फैंस के सिर पर करीब 74 दिन तक चढ़कर बोलेगा। आईपीएल शुरू होने से पहले की ये तस्वीर देख लीजिए। मुंबई इंडियंस के कैप्टन का ये शॉट देखकर आप भी उन्हें रोहित मैन ही कहेंगे। इस नेट प्रैक्टिस से आप भी समझ गए होंगे कि आईपीएल 2023 के लिए मुंबई इंडियन के कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह से तैयार हैं। ये वीडियो एमआई की ओर से शेयर किया गया है, जिसमें रोहित शर्मा नेट में बड़ी बड़ी शॉट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। किंग्स 11 पंजाब की इस तस्वीर को देखिए, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू शॉट का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चढ़ाई। आप खुद सुनिए ये क्या कह रहे हैं। हिंदी बोल रहे हैं मैथ्यू शॉट। बता दें कि आईपीएल 2023 के लिए पंजाब ने मैथ्यू शॉट को इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो की जगह शामिल किया है। बेयरस्टो को साल 2022 में चोट लग गई थी, जिससे वो उबर नहीं पाए हैं। तो देखिए, बागेश्वर धाम वाले बाबा के खिलाफ राजस्थान में केस दर्ज हुआ तो समर्थक गुस्से में आ गए, और इतना ही नहीं, समर्थकों ने सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया है। जी हाँ, करणी सेना बागेश्वर धाम बाबा की समर्थन में उतरी है। केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इस केस को वापस लिया जाए। और क्या कुछ कहा करणी सेना ने और क्यों आखिर बाबा पर केस दर्ज हुआ, ऐसा उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभलगढ़ के किले पर भगवा फहराने की बात कही। कह दिया कि वो किसी से डरते नहीं। तुम्हें डर नहीं लगता? हमने कहा डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं। डरते वो हैं जो बुजदिल होते हैं। हम तो वो हैं कि कुंभलगढ़ के किला में भी भगवा झंडा गड़वा कर मानेंगे। और तुम चाहते हो कि वहां भगवा झंडा गड़े? चाहते हो? क्या ये बात सही है? सही है ना? तो काहे चुप बैठे कक्का है? धीरेन्द्र शास्त्री के ऐलान के बाद उनके खिलाफ उदयपुर में केस दर्ज कर लिया गया। झंडा फहराने पहुंचे उनके अनुयायियों को अरेस्ट किया गया। अब करणी सेना ने बागेश्वर धाम वाले बाबा का समर्थन किया है। करणी सेना ने 2 टूक कह दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर केस दर्ज वापस नहीं लिया गया तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जो बागेश्वर धाम के संत जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है राजस्थान प्रशासन द्वारा, अविलंब उस एफआईआर को वापस ले। बागेश्वर धाम के संत राष्ट्र निर्माण के अंदर उनके बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरे राष्ट्र के हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को एक करने का काम कर रहा है, गाय को बचाने का काम कर रहा है, मंदिरों को बचाने की बात कर रहे हैं। ऐसे संतों के ऊपर एफआईआर करके उनको दबाना बहुत गलत बात है। अब करणी सेना ने कह दिया है कि जल्द ही राजस्थान में भी बागेश्वर धाम वाले बाबा को बुलाया जाएगा और उनका भव्य समारोह आयोजित कराया जाएगा। तो देखिए, करणी सेना समर्थन में उतरी है और साथ ही बाबा बागेश्वर को लेकर के बड़ा समारोह का आयोजन भी करने वाली है। और हरिद्वार में भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम आज देखने को मिलेगा। जी हाँ, योगपीठ में आज संन्यास दीक्षा दी जाएगी। संतों को आज संन्यास की दीक्षा दी जाएगी और इस दौरान कार्यक्रम में संघ प्रमुख मुमौजूद रहेंगे ही, उनके साथ साथ अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पतंजलि योगपीठ में 9 दिवसीय संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी शिरकत की। इस दौरान संन्यास दीक्षा समारोह को उन्होंने संबोधित किया। नियति ने भी एक ऐसा मोड़ लिया है, प्रकृति ने भी एक ऐसी करवट बदली है कि अब हर किसी को सनातन के प्रति सजग होना पड़ेगा, सनातन के तरफ उन्मुख होना पड़ेगा। और उसी का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है जो आज मैं यहां देख रहा हूं कि सर्वसंग परित्याग करते हुए देश, धर्म, समाज, मानवता की सेवा के लिए मेरा जीवन है, ऐसी कल्पना करने वाले एक जगह इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं। तो पहले भी था। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह आज के लिए